हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो और सारे शब्द होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और यूपी पीसीएस में आपने प्रीवियस ईयर के कोई भी पेपर देखे होंगे तो यूपी पीसीएस या आरओ इन्फ्लेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इकोनॉमिक्स के लिए, तो वो सब पूरा इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। इसके अलावा इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये सभी नोट्स वगैरह या फिर जो टेस्ट वगैरह है उसको ज्वाइन करने के लिए यूपी पीसीएस वाला ग्रुप या फिर आरओ वाला ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। उसी में जो है आपको सभी हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे और जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है डिटेल में सब्जेक्ट वाइज वो भी मिल जाएंगे और जो टेस्ट वगैरह है वो भी उसी ग्रुप में आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन है क्या? तो मुद्रा की जो क्रय क्षमता होती है उसको घटने के कारण ये उत्पन्न होता है। मतलब हम रुपए, ये हमने पिछले वीडियो में भी कवर किया था कि इन्फ्लेशन क्या है, तो फिर से एक बार इन्फ्लेशन की बात करेंगे कि जब हमारे पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, हम बहुत सारा पैसा देते हैं एक छोटी सी चीज़ खरीदने के लिए। जैसे अब धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है तो हमें किसी एक सामान खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, तो वही है मुद्रास्फीति। और ये जो है मुख्यतः मार्केट में मुद्रा प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है। जब मुद्रा प्रवाह यानी लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाती है, मुद्रा प्रवाह का मतलब है कि मार्केट में लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, ज़्यादा लेन देन हो रहा है, तो इसी को कहते हैं लिक्विडिटी। उसी के कारण ये मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि मांग बढ़ जाती है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा रहता है तो मांग ज़्यादा करते हैं। उसके बाद आपूर्ति उतनी हो नहीं पाती, मांग ज़्यादा रहेगी आपूर्ति कम रहेगी तो उसका रेट बढ़ा दिया जाता है, तो ये है महंगाई। अब इसी से रिलेटेड और जो शब्द हैं वहाँ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। जैसे पहला ये शब्द है मुद्रा अस्फीति यानी डिसइन्फ्लेशन। ये डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? तो मुद्रास्फीति यानी महंगाई जो है अगर धीरे धीरे कम हो रही है तो वो स्थिति कहलाती है अस्फीति यानी डिसइन्फ्लेशन। महंगाई अभी भी है लेकिन उसकी जो बढ़ने की दर थी वो धीरे धीरे घट रही है। जैसे पहले 3% थी, धीरे धीरे 2% हो रही है, 1% हो रही है, ऐसे जैसे 6% से नीचे आ रही है। हमारी जो मुद्रास्फीति है वर्तमान में 6% के आसपास रहती है, उससे अगर धीरे धीरे घटने लगे तब उसको कहा जाएगा अस्फीति यानी डिसइन्फ्लेशन। लेकिन अभी भी मुद्रास्फीति जीरो नहीं आई है, याद रखिएगा। मुद्रास्फीति है लेकिन उसकी दर जो है धीरे धीरे घट रही है। अब एक स्टेटमेंट जो यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है इसलिए यहाँ पे लिखा है कि हर तरह का जो डिसइन्फ्लेशन होता है यानी हर तरह की अस्फीति जो होती है, घटती हुई अस्फीति, यानी हर डिसइन्फ्लेशन घटता हुआ इन्फ्लेशन है। अगर इन्फ्लेशन रेट घट रहा है मतलब वो डिसइन्फ्लेशन है, किंतु हर इन्फ्लेशन जो है वो डिसइन्फ्लेशन नहीं होता है। कोई भी तरह का इन्फ्लेशन है वो डिसइन्फ्लेशन नहीं होगा, अगर वो घटता हुआ इन्फ्लेशन होगा तभी वो जो है डिसइन्फ्लेशन होगा। ये चीज़ आपने समझ ली, अभी ग्राफ के थ्रू भी इसको समझेंगे तब आसानी से समझ में आएगा। अब मुद्रा अपस्फीति क्या है? इसको कहते हैं डिफ्लेशन। मुद्रा अपस्फीति ये जो है अपोजिट होती है इन्फ्लेशन के। अभी तक जो हमने देखा था ये पिछला वाला डिसइन्फ्लेशन यानी अस्फीति जो होता था उसमें मुद्रास्फीति तो थी लेकिन वो धीरे धीरे घटती वाली स्थिति थी, अभी जीरो नहीं पहुंची थी। और ये वाला जो है अपस्फीति यानी डिफ्लेशन जो है ये अपोजिट टू इन्फ्लेशन होता है। बिल्कुल महंगाई नहीं है इस केस में, बिल्कुल भी महंगाई नहीं होती है। मांग जो है उस वाले केस में हमने देखा था महंगाई थी लेकिन घट रही थी, और इसमें अपस्फीति में क्या होगा? महंगाई बिल्कुल नहीं है, मांग जो है ये बहुत कम हो जाती है, आपूर्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है। मांग बिल्कुल नहीं है, किसी मतलब कोई खरीद ही नहीं रहा सामान, आपूर्ति खूब ज़्यादा हो रही है। पैसे ना होने के कारण लोग नहीं खरीद रहे हैं, कम कीमत है, बहुत कीमत गिर जाती है सामान की फिर भी बिक्री नहीं होती है। तरलता यानी लिक्विडिटी घटने लगती है, पैसा नहीं रहता बिल्कुल मार्केट में, मुद्रा प्रवाह नहीं होता है। बेरोजगार, ये जो है ये जो अपस्फीति होती है यानी डिफ्लेशन जो होता है ये बेरोजगारी के कारण उत्पन्न होता है। वृद्ध जनसंख्या में अगर ज़्यादा वृद्धि हो गई, मतलब जो कमाऊ वाली जनसंख्या है वो कम होने लगी, जो बुढ़ापे वाली जनसंख्या है, जो काम नहीं करते हैं, जो डिपेंडेंट है किसी पे, वो जो है अगर उसमें बढ़ोतरी होने लगी बहुत ज़्यादा, एक सीमा के ज़्यादा बढ़ोतरी होने लगी, तब ये वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है मुद्रा अपस्फीति की। क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है तो कीमत से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कीमत बहुत कम हो जाएगी फिर भी वो नहीं खरीदेंगे। जो वृद्ध लोग होते हैं उनकी थोड़ी सी आवश्यकताएं भी सीमित हो जाती हैं, वो कम सामान खरीदते हैं, तो जहाँ पे वृद्ध जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ सामान कम बिकता है, मुद्रा प्रवाह कम होता है। अब यहाँ पे जो है ये वाली स्थिति जो भी हमने देखी डिफ्लेशन वाली, ये मुद्रास्फीति से भी ज़्यादा खतरनाक होती है, इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा खतरनाक होता है डिफ्लेशन। अब यहाँ पे ग्राफ के थ्रू समझिए, जैसे ये ग्राफ बना हुआ है,
इन्फ्लेशन, ये वाला जो ग्राफ है ये है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई बढ़ रही है। अभी ये हो गया महंगाई बढ़ने वाला, मुद्रास्फीति बढ़ने वाला। डिसइन्फ्लेशन क्या है कि महंगाई तो है लेकिन उसकी दर धीरे धीरे कम हो रही है, और ये वाला जीरो वाली लाइन है। अब ये जब महंगाई जो है जो धीरे धीरे घट रही थी वो एकदम जीरो से भी नीचे चली जाए, माइनस में चली, बिल्कुल महंगाई ही नहीं है, महंगाई नहीं फिर भी लोग नहीं खरीद रहे, तो ये वाली अगर स्थिति आ जाए तो इसको कहते हैं डिफ्लेशन, यानी जो अभी हमने देखा था अपस्फीति, इसको कहते हैं अपस्फीति। क्या हो गया, एक तो हो गई मुद्रास्फीति, ये हो गई मुद्रास्फीति, ये हो गई अस्फीति, ये हो गई अपस्फीति। तो ये तीनों को एकदम क्लियर होना चाहिए। स्टेटमेंट वाइज जब क्वेश्चन आएगा तो आपको थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट पता रहेगा तब उसका आंसर आप अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो उसको थोड़ा सा घुमा के लिखा रहता है अक्सर एग्जाम में। और इस बार वाला पेपर अगर आपने देखा होगा तो आरओ में भी थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो पेपर कैंसिल हो गया उसमें। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे स्टैगफ्लेशन क्या है। तो स्टैगफ्लेशन जो है ये बहुत एक सबसे खराब स्थिति मानी जाती है। इसको इस स्थिति से बाहर आने में बहुत दिक्कत होती है, बाहर आना एकदम मुश्किल होता है इसमें। रिसेंट में कुछ दिन पहले इसकी बात की जा रही थी, विपक्ष जो पार्टी रहती है वो इसकी बात कर रही थी स्टैगफ्लेशन की स्थिति में। इसको कहते हैं रुकी हुई मुद्रास्फीति। मांग भी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मांग नहीं होती इसमें, महंगाई लेकिन तब भी बढ़ती जाती है, मांग भी नहीं है। अभी हमने जो देखा था जो डिफ्लेशन वाली स्थिति थी उसमें लोग जो है सामान खरीद नहीं रहे थे, उसकी कीमत कम थी फिर भी नहीं खरीद रहे थे। इस वाली स्थिति में लोग सामान नहीं खरीद रहे हैं फिर भी कीमत बढ़ती जा रही है, कोई सामान की डिमांड नहीं कर रहा है फिर भी उसकी महंगाई बढ़ती जा रही है। तो ये वाली स्थिति होती है स्टैगफ्लेशन की। मांग बिल्कुल नहीं, महंगाई फिर भी बढ़ती रहती है, बेरोजगारी भी बढ़ती रहती है, लोगों के पास पैसा भी नहीं रहता, सामान की कीमत बहुत ज़्यादा है, सब चीज़ उल्टा पुल्टा इसमें होता है स्टैगफ्लेशन में। और इसमें जो है इस केस में फिलिप्स वक्र फेल हो जाता है। फिलिप्स वक्र क्या है, तो इसको A.W. फिलिप्स ने दिया था, न्यूजीलैंड के ये एक अर्थशास्त्री थे A.W. फिलिप्स, इन्होंने ये वक्र दिया था। इस वक्र में उन्होंने कहा था A.W. फिलिप्स में कि अगर बेरोजगारी जो है वो 0% है, मतलब कोई भी बेरोजगार नहीं, सबके पास रोजगार है, तो मुद्रास्फीति बढ़ती है इस केस में। जैसे जैसे बेरोजगारी घटेगी वैसे वैसे मुद्रास्फीति बढ़ेगी। तो ये एक उल्टा रिलेशन उन्होंने बताया था कि ये जो सामान्य स्थिति ऐसी ही होती है, जैसे जैसे बेरोजगारी 2% मतलब बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा कम हो रहा है, वैसे वैसे मुद्रास्फीति घट रही है। सामान्य स्थिति होती है कि अगर जितने ज़्यादा लोगों के पास पैसा रहेगा, जब पैसा ज़्यादा रहता है लोगों के पास तो वो मार्केट में भी पैसा लेंगे, मतलब सामान खरीदेंगे, मुद्रा प्रवाह ज़्यादा होगा तो महंगाई ज़्यादा बढ़ेगी, डिमांड ज़्यादा होगी। जब लोगों के पास रोजगार ज़्यादा होगा तभी सामान की डिमांड भी ज़्यादा होगी, तो अगर डिमांड होगी तभी महंगाई बढ़ेगी। लेकिन ये वाली स्थिति जो होती है स्टैगफ्लेशन वाली स्थिति, स्टैगफ्लेशन में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों बढ़ते हैं। ये स्टैगफ्लेशन वाली स्थिति है कि मुद्रास्फीति भी बढ़े जा रही है और बेरोजगारी भी बढ़े जा रही है, लोग सामान खरीद नहीं रहे फिर भी उसका पैसा जो है कीमत बढ़ती जा रही है, ये वाली स्थिति है। और अगर ये मेंस में भी अगर क्वेश्चन आए तो आप जहाँ पे भी अर्थ इकोनॉमिक्स वाला पेपर 3 GS 3 में ये सब आप बना सकते हैं, इस तरह से सामान्य स्थिति इस तरह से दिखाकर, स्टैगफ्लेशन वाली स्थिति, ये सब ग्राफ वगैरह बना के इसे दिखा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, इसको कॉन्सेप्ट बस समझिएगा कि सामान्य स्थिति ये होती है और जब स्टैगफ्लेशन हो जाता है तो सब कुछ बढ़ने लगता है एक साथ, महंगाई भी बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा भी नहीं, बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। फिर मुद्रास्फीति की गणना कैसे की जाती है, तो दो तरह से की जाती है हमारे इंडिया में, थोक मुद्रास्फीति WPI जिसको कहते हैं, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी जो है जिसको कहते हैं CPI, थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब ये WPI क्या है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स इसको कहते हैं। इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड उद्योग वाली जो इंडस्ट्रीज़ वाली जो मिनिस्ट्री इसको जारी करती है। आधार वर्ष है इसका 2011-12, 2017 में इसको चेंज किया गया था, पहले 4-5 हुआ करता था आधार वर्ष, लेकिन अब 11-12 के आधार पर इसकी गणना की जाती है। इसमें देखिए 3 तरह की चीज़ें होती हैं, पूछा जाता है एग्जाम में WPI में। प्राइमरी गुड्स होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं, और फ्यूल पावर लुब्रिकेंट वगैरह, ये जो एनर्जी से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो तीसरे वाले उसमें होती है। ये एक बास्केट के नुमा होती है, इसमें ये 3 चीज़ें होती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि WPI बास्केट में जो बास्केट होती है उसमें सर्विसेज को शामिल नहीं किया गया है, सेवाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है, और सेवाएं ही किसी भी अर्थव्यवस्था में सबसे मेन रोल निभाती हैं। तो इसलिए जो है WPI को उतना अच्छा नहीं माना जाता है, CPI को माना जाता है, क्योंकि इसमें सेवाएं भी शामिल होती हैं। इसका भी आधार वर्ष 2011-12 है, इसमें वस्तुओं और सेवाओं दोनों को रखा गया है। ये है CPI बास्केट, इसमें फूड और बेवरेज होते हैं, टोबैको इसमें शामिल होता है, हाउसिंग भी इसमें होता है, क्लॉथिंग और फुटवियर होता है, फिर फ्यूल पावर होता है, सर्विसेज भी इसमें शामिल होती हैं CPI में।
इसके आगे जो है ये जो बास्केट्स होती हैं, ये दोनों बास्केट्स, इन्हीं के आधार पर जो है किसी भी जो महंगाई की गणना की जाती है, जो महंगाई वाला सूचकांक वगैरह आता है, कितनी दर है महंगाई की, वो सब इसी बास्केट के आधार पर डिसाइड होता है कि इस बास्केट का मूल्य कितना है। इसी का अगर मूल्य घटने लगेगा, बढ़ने लगेगा, उसी आधार पर महंगाई जो है डिसाइड होती है। अब एक चीज़ और पूछा जाता है एग्जाम में कि CPI कितने तरह का होता है। तो CPI जो है 4 तरह का होता है। पहला है इंडस्ट्रियल वर्कर, जिसको कहते हैं IW। ये आप एक जो EPFO वाला पेपर होता है उसमें ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जो UPSC के थ्रू EPFO का ही पेपर होता है, तो उसमें जो है IW के लिए CPI होता है। इसके अलावा एक एग्रीकल्चर लेबर जो होते हैं उनके लिए CPI होता है, जिसको कहते हैं AL के लिए CPI। फिर RL यानी रूरल जो लेबर होते हैं उनके लिए CPI होता है। इसके अलावा CPI ग्रामीण, शहरी, संयुक्त, ये जैसे चारों रट लीजिए, 4 तरह के CPI होते हैं। और ये जो है 4 तरह से गणना भी की जाती है। पहले 3 की गणना कौन करता है, तो श्रम ब्यूरो यानी लेबर ब्यूरो के द्वारा पहले 3 CPI की गणना की जाती है। और जो चौथा वाला है, इसकी गणना मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड CSO के द्वारा, और ये जो मिनिस्ट्री है स्टैटिक्स वाली, इसके द्वारा चौथे वाले की यानी CPI ग्रामीण, शहरी, संयुक्त, इसकी गणना की जाती है। बाकी तीनों में वर्कर, लेबर वगैरह हैं, तो इसमें श्रम ब्यूरो के द्वारा इसकी गणना की जाती है। अब मुद्रास्फीति का प्रभाव किस पे कैसा पड़ता है, तो कुछ पे पॉजिटिव पड़ता है, कुछ पे निगेटिव पड़ता है। PCS में और RO में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निम्न में से किस पर मुद्रास्फीति या महंगाई का सकारात्मक या फिर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, उसको अलग कीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो पॉजिटिव किस पे खड़े, किसको फ़ायदा होगा, तो ऋणी जो है, जिसने ऋण लिया है, जिसने पैसा लिया है, उस पर जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जब वो पैसा वापस, आज उसने जितना पैसा लिया है, कुछ दिन बाद जब उसको वापस करेगा तब उस पैसे की तो वैल्यू जो है बढ़ गई, लेकिन जब उसने लिया था तब उसकी वैल्यू कम थी, तो उसी हिसाब से वो वापस भी करेगा। तो ये जो है ऋणी, जिसने पैसा लिया है, उसको फ़ायदा मिलता है। आयात इंपोर्ट में भी इसमें फ़ायदा मिलता है, सरकारी रोजगार वालों को भी इसमें फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा जो प्रोड्यूसर होता है उसको फ़ायदा मिलता है, व्यापारी को फ़ायदा मिलता है। किसान अगर सामान वो जो भी खेती वो कर रहा है, जब उसने रॉ मटेरियल खरीदा था तब उसको उतनी कॉस्ट नहीं आई, बाद में महंगाई बढ़ गई तो महंगे दाम पे बेच सकता है, तो इसको भी पॉजिटिव इम्पैक्ट मिला। परिवर्तनशील आय वर्ग जो है, इसको भी फ़ायदा मिलता है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उसका भी जो इनकम है वो बढ़ती जाती है। सार्वजनिक व्यय में इसमें भी सकारात्मक ही प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक देखिए, उपभोक्ता, कंज्यूमर जो लास्ट कंज्यूमर होता है उस पर निगेटिव इम्पैक्ट इसका आता है। ऋणदाता जो उधार देता है, जब उसने दिया तब उस चीज़ की वैल्यू कम थी, जब उसको वापस मिला तब उसको उतने ही रुपए वापस मिले, लेकिन तब तक उसकी जो है वैल्यू कम हो गई थी। तो जो पैसा दे रहा है उसको जो है इसमें निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सार्वजनिक बचत में निगेटिव होता है, निर्यात में भी निगेटिव इम्पैक्ट होता है, स्थिर आय वर्ग को भी निगेटिव इम्पैक्ट इस पर पड़ता है, पेंशन भोगी को भी निगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है पेंशन भोगी पर। आगे बात करेंगे मुद्रास्फीति नियंत्रण कैसे किया जाता है। तो मार्केट से पैसा खींच लेना है किसी भी तरह से, तब वो जो है मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है। महंगाई को कम करना है तो मार्केट से पैसा खींच लो किसी भी तरह से। अब इसमें जो है 2 तरह के उपाय होते हैं, एक राजकोषीय उपाय या सरकारी उपाय जिसको कहते हैं, और दूसरा होता है मौद्रिक उपाय। राजकोषीय उपाय जो कि सरकार के द्वारा किया जाता है, और ये मौद्रिक RBI जो करती है। अब इसमें जो है राजकोषीय उपाय क्या है कि करारोपण में वृद्धि कर दी जाए, कर ज़्यादा ली जाए, टैक्स ज़्यादा लिया जाए, सार्वजनिक व्यय में कमी कर दी जाए, जो सरकार जो खर्चा करती है लोगों पर वो कम कर दिया जाए। इसके अलावा जो है, या फिर जो सब्सिडी वगैरह सरकार देती है उसको भी कम कर दे, सब्सिडी खत्म कर दे, तो मार्केट से पैसा चला जाएगा, मतलब मार्केट में पैसा उतना नहीं जा पाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण में कमी कर दे, जो ऐसे बांटा जाता है सामान, जो फ्री में दिया जाता है या फिर जिस तरह से भी दिया जाता है जिसमें लोगों को सीधे डायरेक्ट बेनिफिट होता है, उसको खत्म कर दे, तब भी मुद्रास्फीति कम होती है। इसके अलावा आयात में वृद्धि, अगर आयात में वृद्धि कर दी जाए तब भी जो है ये मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाती है। और इसके अलावा मौद्रिक उपाय क्या है, तो CRR में वृद्धि, CRR में वृद्धि होगी तो बैंक के पास जो है कम पैसा रहेगा, बैंक को ज़्यादा CRR के रूप में सबमिट करना पड़ेगा, तो लोगों को वो ऋण कम देंगे। ऋण जो है अगर देंगे भी तो ज़्यादा दर पे देंगे, तो ये जो है ज़्यादा अगर ब्याज दर पे ऋण मिलेगा तब लोग कम ऋण लेंगे। इसके अलावा SLR में भी वृद्धि होगी, तब भी बैंक जो है उसका ऋण का रेट जो है बढ़ जाएगा। रेपो रेट में वृद्धि होगी तब भी ऐसा होगा। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होगी तब भी जो है लोन वगैरह महंगे हो जाएंगे। बैंक दर में वृद्धि होगी तभी ये सब चीज़ होगी। तो बस मार्केट से किसी भी तरह से पैसे को कम करना है, चाहे वो RBI के थ्रू कम करना हो, चाहे वो सरकार के थ्रू कम करना हो, तब जो है मुद्रास्फीति कंट्रोल में रहती है। अभी मुद्रास्फीति ये नहीं है कि महंगाई बढ़ रही तो सब हमेशा खराब ही है। महंगाई एक, अभी हमने देखा था जो अपस्फीति वाली, डिफ्लेशन वाली स्थिति थी, अगर महंगाई एकदम से ख़त्म भी हो जाए तब भी वो एक देश जो है एकदम स्थिर हो जाएगा, फिर उसका जो है एकदम ख़राब स्थिति में चला जाएगा, वहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल होता है। लोग सामान नहीं खरीदते तो महंगाई भी जो है एकदम ख़त्म हो जाती है।
है। तो थोड़ी बहुत महंगाई होनी चाहिए, ये अच्छी होती है किसी भी देश के लिए। तो इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आई हो और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा यूपी पीसीएस आरओ या यूपी पीसीएस मेंस टेस्ट सीरीज वाला जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। जो भी ग्रुप आपको चाहिए हो, जैसे आरओ ग्रुप डिटेल्स, ऐसे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको उसकी पूरी डिटेल भेज दी जाएगी और उसको प्रॉपरली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।